एक समय था जब फारस की ज़मीन पर सुनहरे मखमल और रेशम से सजे शाही महल खड़े, जहां शाहों के शाह अकमेनिड, सासानियन और सफाविद दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्यों के स्वामी थे। ये कहानी है उस ज़मीन की जो कभी आर्यों की पवित्र भूमि थी, जिसे आज हम ईरान कहते हैं। एक ऐसी दास्तान जो हज़ारों साल पुरानी है, विजय, ईमान, इंसाफ और संस्कृति की। ईरान का इतिहास उस समय से शुरू होता है जब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन लगभग 3200 ईसा पूर्व एलाम सभ्यता ने दक्षिण पश्चिम ईरान में जन्म लिया। कारून नदी की उपजाऊ घाटी में बसे एलामाइट लोगों ने लेखन, कला और व्यापार में महारत हासिल। उनके शहर जैसे शूश प्राचीन विश्व के व्यापारिक केंद्र थे, लेकिन दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में उत्तर से आर्य आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र पर धावा बोला। ये आर्य, जो आधुनिक ईरानियों और भारतीयों के साझा पूर्वज थे, अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म लेकर आए। उनकी बोली प्राचीन संस्कृत और अवेस्ता से मिलती थी और उनके देवता मित्र, वरुण और इंद्र जैसे नामों से पुकारे जाते थे। धीरे धीरे एलामाइट और आर्य एक दूसरे में घुल मिल गए और इस मिश्रण से फारसी पहचान की नींव पड़ी। 550 ईसा पूर्व में एक फारसी राजकुमार साइरस महान ने मेडियन साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर इतिहास रच दिया। उन्होंने अकमेनिड वंश की स्थापना की और फारस को एक विश्व शक्ति बनाया। उनका साम्राज्य पश्चिम में तुर्की से लेकर पूर्व में अफगानिस्तान और सिंधु नदी तक फैला था। साइरस सिर्फ एक विजेता ही नहीं, बल्कि वो एक दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने साइरस सिलेंडर में मानवाधिकारों की बात की, जिसे कुछ इतिहासकार दुनिया का पहला मानवाधिकार घोषणा पत्र मानते हैं। बेबीलोन में उन्होंने गुलाम यहूदियों की आज़ादी दी और उनके मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी। साइरस के बाद डेरियस प्रथम ने साम्राज्य को और संगठित किया। उन्होंने रॉयल रोड बनवाई जो 2700 किलोमीटर लंबी थी और छत्रप प्रणाली शुरू की, जिसके स्थानीय शासक साम्राज्य की सेवा करते थे। लेकिन इस स्वर्ण युग का अंत तब हुआ जब सिकंदर महान ने 330 ईसा पूर्व में डेरियन तृतीय को हराकर पर्सेपोलिस को जला दिया। सिकंदर के बाद सेल्यूसिड और पार्थियन वंशों ने फारस पर शासन किया, लेकिन तीसरी सदी ईस्वी में सासानियन वंश ने फारस को फिर से गौरवशाली बनाया। शाहपुर प्रथम ने रोमन सम्राट वैलेरियन को युद्धबंदी बनाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। सासानियन काल में जोरो ऑस्ट्रियन धर्म अपने चरम पर था। लगभग 1000 ईसा पूर्व जन्मे जरतुष्ट्र ने एकेश्वरवाद की नींव रखी। उन्होंने आहुरा मजदा को सर्वोच्च ईश्वर बनाया और सत्य, पवित्रता और अच्छाई पर बल दिया। अवेस्ता उनका पवित्र ग्रंथ फारसी संस्कृत का आधार बना। सासानियन शासकों ने कला, वास्तुकला और विज्ञान में भी योगदान दिया, लेकिन 7वीं सदी में एक नया तूफान आया, इस्लाम का उदय। 636 ईस्वी में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के नेतृत्व में इस्लामी सेनाओं ने सासानियन साम्राज्य पर आक्रमण किया। उनके कमांडर हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कदीसिया की जंग में सासानियन सेना को परास्त किया। इस जंग में मुस्लिम फौज ने अपने ईमान, जज्बे और रणनीति से कटेसिफोन पर कब्जा किया। 642 ईस्वी की नहावंद की जंग, जिसे फतहुल फुतह कहा जाता है, उसने सासानियन साम्राज्य का अंत कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के आदेश पर फतह किए गए इलाकों में इंसाफ और अमन का निज़ाम कायम किया गया। इस्लाम का पैगाम फारस में फैला और स्थानीय संस्कृति के साथ मिलकर एक नई इस्लामी फारसी सभ्यता का जन्म हुआ। फारसी भाषा ने अरबी के साथ मिलकर विज्ञान, साहित्य और दर्शन में योगदान दिया। बगदाद का बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम, इस मिश्रण का प्रतीक था, जहां फारसी विद्वानों जैसे इब्न सीना और अल बेरूनी ने दुनिया को नई दिशा दी। इस्लामी विजय के बाद कुछ जोरो ऑस्ट्रियन समुदाय ने फारस छोड़ दिया। 8वीं सदी में एक समूह तूफानों का सामना करता हुआ गुजरात के वालसाड पहुंचा। किस्सा संजन के अनुसार स्थानीय शासक जादी राणा ने उन्हें 4 शर्तों के साथ पनाह दी, जिसमें चारों शर्तों में स्थानीय रीति रिवाज अपनाना, गुजराती भाषा बोलना, उनके कपड़े पहनना और हथियार न उठाना। पारसियों ने संजन शहर बनाया और अपनी पवित्र अग्नि आतश बैराम का मंदिर स्थापित किया। भारत में पारसियों ने व्यापार, शिक्षा और उद्योग में योगदान दिया। टाटा और गोदरेज जैसे नाम आज भी उनके योगदान की गवाही देते हैं। ये 2500 साल पुराना भारत फारस रिश्ता आज भी जीवंत है। 13वीं सदी में चंगेज खान की मंगोल फौज ने फारस पर कहर बरपाया। ख्वारज़्म साम्राज्य के गवर्नर इनाल चुक के 450 मंगोल व्यापारियों को कत्ल करने के बाद चंगेज ने समरकंद और बुखारा जैसे शहर को तबाह कर दिया। लाखों लोग मारे गए और फारसी सभ्यता को गहरा आघात लगा।
इसके बाद 14वीं सदी में तैमूर लंक ने फारस और दिल्ली पर आक्रमण किया। 1398 में तैमूर ने दिल्ली को लूटा और हजारों लोगों का कत्ल किया। तैमूर के 15 दिनों के शासन में दिल्ली को सदी भर के लिए कमज़ोर कर दिया। लेकिन फारस की आत्मा टूटी नहीं, इसने हर बार खुद को फिर से उभारा। 16वीं शताब्दी में सफाविद वंश ने फारस को एक नई पहचान दी। शाह इस्माइल प्रथम ने शिया इस्लाम को राजधर्म घोषित कर दिया, जो आज भी ईरान का बहुमत धर्म है। इस्फहान उनकी राजधानी दुनिया की सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बना। सफाविद काल में फारसी कला, वास्तुकला और साहित्य ने नई ऊंचाइयां छुई। शाह अब्बास प्रथम ने व्यापार और कूटनीति के जरिए फारस को मजबूत किया, लेकिन 18वीं सदी में अफशारिस शासक नादिर शाह ने फारस की ताकत को और बढ़ाया। 1738 में नादिर शाह ने मुगल भारत पर हमला किया और दिल्ली से कोहिनूर और दरियाए नूर जैसे अनमोल रत्न लूटे। इस हमले में मुगल साम्राज्य को हमेशा के लिए कमज़ोर कर दिया। 19वीं सदी में काजार वंश ने शासन किया, लेकिन रूस और ब्रिटेन के औपनिवेशिक दबाव ने ईरान को कमज़ोर किया। 1925 में रज़ा शाह पहलवी ने सत्ता संभाली और फारस का नाम बदलकर ईरान किया। उन्होंने रेलवे, स्कूल और सेना का आधुनिकीकरण किया, लेकिन उनकी तानाशाही नीतियों ने जनता में असंतोष पैदा किया। 1941 में मित्र राष्ट्रों ने उन्हें सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया। उनके बेटे मोहम्मद रेज़ा शाह ने शासन संभाला। उन्होंने श्वेत क्रांति के जरिए भूमि सुधार और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया, लेकिन उनकी पश्चिमी नीतियों और सावाक की क्रूरता ने जनता का गुस्सा भड़काया। 1971 में परसेपोलिस में उनकी भव्य पार्टी, जिसे दुनिया की सबसे महंगी पार्टी कहा जाता है, उनके पतन की नींव रखी। 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति ने शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया। खुमैनी ने इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना की और खुद सुप्रीम लीडर बने। इस क्रांति ने ईरान को एक नई दिशा दी, लेकिन उसके तुरंत बाद 1980 में इराक के साथ 8 साल लंबा युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में लाखों जिंदगियां छीनी और अर्थव्यवस्था को तबाह किया। फिर भी ईरान ने अपनी मजबूती दिखाई। आज अयतुल्लाह अली खामनेई के नेतृत्व में ईरान पश्चिम एशिया में एक प्रमुख शक्ति है। हाल के वर्षों में इजराइल और पश्चिमी देशों के साथ तनाव ने ईरान को वैश्विक सुर्खियों में रखा, लेकिन इसकी सांस्कृतिक विरासत, विश्व धरोहर स्थल, फारसी कविता और इस्लामी कला दुनिया को प्रेरित करती है। ईरान और भारत का रिश्ता हजारों साल पुराना है। 3000 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता और एलाम के बीच व्यापार होता था। वैदिक और अवेस्ताई संस्कृतियाँ एक दूसरे की बहन थी। मुगल काल में फारस भारत की दरबारी भाषा थी और ताजमहल जैसी इमारतों में फारसी प्रभाव दिखता है। नादिर शाह और तैमूर के आक्रमणों ने जहां नुकसान पहुंचाया, वहीं पारसियों के आगमन ने भारत को समृद्ध किया। आज चाबहार बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट भारत ईरान की दोस्ती का प्रतीक है। ईरान का इतिहास एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर साहस, संस्कृति और आध्यात्मिकता की कहानियां लिखी हैं। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो की विजय से लेकर साइरस की उदारता और खुमैनी की क्रांति तक, ये दास्तान हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं बल्कि भविष्य का आईना है। आप इस सफ़र के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, फिर मिलते हैं एक नए तारीखी सफ़र पर।